ओके जी, तो कल वाले टॉपिक सारे पढ़ के आए होते नहीं। हाँ जी। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है इस क्लास के लिए वो ये है कि ग्लाइकोजन बनाने के लिए 2 एंजाइम चाहिए और ग्लाइकोजन तोड़ने के लिए 3 एंजाइम चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन सिंथेस और ब्रांचिंग एंजाइम ये ग्लाइकोजन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात सुने क्योंकि आज का लेक्चर पूरा का पूरा कल वाले लेक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन को अगर हम तोड़ेंगे जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाता है, कम, तो ग्लाइकोजन की लाइसिस होगी और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज चाहिए और एसिड मल्टेज चाहिए जिसको हम अल्फा 1 ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चाहे हम ग्लाइकोजन को किसी भी एंजाइम के जरिए तोड़े तो आखिर में बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम और वही ग्लूकोज फिर GLUT2 के एंजाइम बाहर आएगा और ब्लड के अंदर लो ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। हेडिंग दे दे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। देखिए एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर की ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस सारी की सारी कवर करेंगे। ठीक है, टेबल में आप लोगों ने सबसे पहले डिजीज लिखना है कि डिजीज की फाइंडिंग क्या है। यहाँ पे लिखे डिजीजेस, डिजीजेस, नेक्स्ट लिखे एंजाइम डेफिशिएंसी, एंजाइम डेफिशिएंसी, फिर क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स और आखिर में लेके कमेंट। ठीक है, आखिर में लेके कमेंट के बारे में। ठीक है, ओके। अगर आप लोग फर्स्ट एड पढ़ेंगे तो फर्स्ट एड के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है वो 4 है। वो कितनी है? 4 है। इसमें उन लोगों ने पहला लिखा है वॉन गिर की डिजीज। ठीक है, इसके बाद है पॉक्सीज डिजीज, फिर कोरी डिजीज और मेकार्डल डिजीज। ठीक है, इन लोगों ने 4 लिखी है लेकिन एक्चुअली ये 6 होती है, तो हमने 6 पढ़ने हैं। क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट डेट के लिहाज से 4 है बट वी विल कवर 6 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज जिसको इसलिए कहते हैं ये वो डिजीज है जिसमें हम ग्लाइकोजन तोड़ तो सकेंगे लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लूकोज को हम बाहर नहीं निकालेंगे तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज फिर जाकर किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन, और वो सेल के अंदर बढ़ता जाएगा और उस वजह से वो स्टोर होता जाएगा। और जब ग्लाइकोजन सेल में स्टोर होगा तो वो सेल एक्टिविटी को खराब करेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? डिजीज हो जाएगी। क्लियर है? अब आते हैं सबसे पहले डिजीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड वॉन गिर्क डिजीज। इसको हम कहते हैं वॉन गिर्क डिजीज। दिस इज द फर्स्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज एंड फॉर मी दिस इज आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, वॉन गिर्क डिजीज रिसेंटली भी एग्जाम के अंदर आए हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन इसका क्या है। कल का जो टॉपिक हमने पढ़ा है प्लीज वो साथ साथ देखते जाए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखें कल के टॉपिक में जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, ठीक है, तो जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो आखिर में ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता था। याद है? आप लोग कल वाला टॉपिक साथ साथ देखते रहे। ग्लूकोज 6 फास्फेट को हम कन्वर्ट करते थे ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। वही एंजाइम अगर बाय बर्थ बच्चों में डेफिशिएंट आ जाए उस वजह से जो डिजीज होती है वॉन गिर की डिजीज। तो वॉन गिर की डिजीज के अंदर the most common enzyme which is deficient that is called glucose 6 phosphatase। ठीक है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है? वो कहते हैं which one of the following is deficient in von गिरकी disease। तो ऑप्शन ए में रहता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट उसमें डेफिशिएंट नहीं होता, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि फास्फेटेज इज एंजाइम। तो आप लोगों ने पूरा सेंटेंस रीड करना है कि वो क्या कह रहे हैं। तो द डेफिशिएंसी ऑफ वॉन गिरकी डिजीज इज ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। अब आप लोग खुद बताएंगे कि अगर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज नहीं है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट वापस कन्वर्ट नहीं होगा, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट का लेवल लीवर के अंदर क्या हो जाएगा? ज्यादा। वही ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या करेगा? ये जाकर ग्लाइकोलिसिस का हिस्सा बनता है। किस चीज का? ग्लाइकोलिसिस। और जब ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लाइकोलिसिस में एंटर होगा तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन ज्यादा हो जाएगी। तो पायरुविक एसिड ज्यादा बनेगा कि कम? ज्यादा बनेगा। और पायरुविक एसिड इतना ज्यादा बन जाएगा
कि वो क्रेब्स साइकिल हैंडल नहीं कर पाएगा। हमने ये कंसेप्ट में साथ साथ थोड़ा सा बताता रहूंगा कि आखिर में हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे पायरुविक एसिड बनता है। कौन सा एसिड? पायरुविक। पायरुविक एसिड नॉर्मली अगर बन जाए ग्लूकोज से तो फिर ये एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? और इस एसिटाइल को ए विल टेक पार्ट इन द क्रेब्स साइकिल। क्लियर है? Actually, breakdown of glucose molecule by the help of different steps can convert into pyruvic acid. This whole process is called glycolysis. तो क्या कहते हैं? Glycolysis. ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो किसके अंदर यूज होता है? ग्लाइकोलिसिस के अंदर। जब मैं आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर एक कंपोनेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होगा। अब इन बच्चों में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डिफिशिएंसी है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल लीवर में क्या हो जाएगा? ज्यादा। वो ब्लड के जरिए जाकर किसके साथ हिस्सा लेगा? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। और जब ज्यादा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आएगा तो ज्यादा क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। और वो इतना ज्यादा बन जाएगा कि वो क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के लिए एक लिमिट में पायरुविक एसिड चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बन जाए तो क्रेब्स साइकिल पे बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पायरुविक एसिड का लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा। और पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। इसलिए वॉन गिर की डिजीज के जितने पेशेंट होते हैं उसमें लैक्टिक एसिडोसिस होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिडोसिस। तो क्लिनिकल फीचर में लेके लैक्टिक एसिडोसिस, इसमें सबसे पहले क्या होगा? लैक्टिक एसिडोसिस। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछे why lactic acidosis is seen in von Gierke disease? Because in von Gierke disease glucose 6 phosphate is high, they take part in the glycolysis which lead to more production of pyruvic acid, and this pyruvic acid later convert into lactic acid. Clear है? इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग कल के टॉपिक में देखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल क्या है? ज्यादा है। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस नहीं जाएगा तो वो आगे जाएगा, और आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा कि नहीं, और वो फिर यूडीपी के साथ मिलकर ग्लाइकोजन ज्यादा बनेगा कि कम? ज्यादा बनेगा। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज होगा कि नहीं, और जितना ग्लाइकोजन बनता जाएगा तो लीवर के अंदर सेल का साइज क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हेपेटोमेगेली क्या हो जाएगी? हेपेटोमेगेली, enlargement of the liver size, that is called हेपेटोमेगेली। तो वॉन गिर की डिजीज के जितने भी पेशेंट होते हैं उसमें लीवर का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। मैं यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करता हूँ जो बुक ने मेंशन नहीं किया है। ग्लाइकोजन की जो स्टोरेज है ये 95% लीवर में होता है, लेकिन लीवर के अलावा सब अदर ऑर्गन भी हैं जो किसको स्टोर कर सकते हैं? ग्लाइकोजन, जिसमें आती है किडनी, ये भी इंक्लूड आता है। नंबर 2 हार्ट, मायोकार्डियल सेल्स, मायोकार्डियम के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, किडनी के अंदर भी स्टोर होते हैं, स्केलेटल मसल्स भी स्टोर करते हैं और लीवर भी स्टोर करता है। तो ग्लाइकोजन की जो स्टोरेज साइड से बॉडी के अंदर वो 4 है। कितनी है? 4, जिनमें से हार्ट, किडनी, लीवर एंड स्केलेटल मसल सेल। लेकिन उसमें जो 95% रोल प्ले करते हैं वो क्या है? वो लीवर है। इसलिए मैकेनिज्म हमने कल किस पे फोकस किया था? लीवर पे फोकस किया था। अब अगर फॉर एग्जांपल, और ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है ये याद रखिए ये 2 जगहों पे मौजूद होते हैं। कहाँ पे? 2। ग्लाइकोजन स्टोरेज कितनी चीजें करती है? 4, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज कितनी जगहों पे होती है? 2, एक लीवर में और एक किडनी। कहाँ पे? लीवर में, किडनी में। वॉन गिर की पेशेंट के अंदर में कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज लीवर में डिफिशिएंट होता है बट आल्सो डिफिशिएंट इन द किडनी। और अगर हम किडनी के अंदर ग्लाइकोजन की तोड़फोड़ करें और उसमें भी ये एंजाइम ना हो तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल किडनी में भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। उस साइड की किडनी की साइज भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो लेकिन रीनोमेगेली क्या हो जाती है? रीनोमेगेली। तो दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड रीनोमेगेली। प्लीज यार टाइम क्या करें। हाँ, क्लियर है क्या नहीं? दैट इज कॉल्ड रीनोमेगेली। हेपेटो रीनोमेगेली, इसका मतलब ये है कि लीवर प्लस किडनी का साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 2, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर याद रखें, इन वॉन गिर की डिजीज पेशेंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल क्या है? ज्यादा। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है इट मेक राइबोज शुगर। वो क्या बनाता है? राइबोज। ये भी हम पढ़ेंगे। और जो राइबोज शुगर है ये डीएनए आरएनए बनाने में हेल्प करता है, और डीएनए आरएनए के अंदर एक प्यूरिन रिंग होता है और एक पायरिमिडीन। और जो प्यूरिन रिंग बनेगा उसकी मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनेगी। क्या बनेगी?
यूरिक एसिड। वी कैन से कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो लेवल है ये जब भी बढ़ जाए ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड। तो वान गिर के डिजीज पेशेंट में हाइपर यूरेसेमिया होता है। क्या होता है? हाइपर यूरेसेमिया। इन बच्चों के अंदर जब भी हम यूरिक एसिड लेवल चेक करते हैं तो वो नॉर्मल से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और एक्सिस यूरिक एसिड लेवल विल कन्वर्ट इनटू मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल, और वो ज्वाइंट में डिपोजिट होकर गाउट कराते हैं। क्या कराते हैं? गाउट कराते हैं। ठीक है, तो इन लोगों में हाइपर यूरेसेमिया होता है। नंबर 5 याद रखें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इट आल्सो टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये किस में काम लेता है? लिपिड। जब हम लाइपोजेनेसिस पढ़ेंगे तो लिपिड की सिंथेसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूज होता है। तो जितना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा होगा उतना लिपिड का लेवल क्या होगा? ज्यादा। तो इन बच्चों के अंदर हाइपरलिपिडीमिया होता है। क्या होता है? हाइपरलिपिडीमिया। और यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया से मुराद ये है कि इंक्रीज टीजी लेवल, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। ये जो टीजी लेवल है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। और यहाँ पे टीजी के साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल की लेवल भी इंक्रीज हो जाती है, विच इज एलडीएल। वो क्या होता है? एलडीएल। तो एलडीएल और टीजी का लेवल बढ़ जाना, दिस होल थिंग इज कॉल्ड हाइपरलिपिडीमिया। क्लियर है? ओके, ये सारा का सारा जितने भी ये सिम्टम्स आ रहे ये G6P की वजह से होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हाई लेवल की वजह से। और इसका वजह यह है कि किस चीज की डेफिशिएंसी है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। आज का लेक्चर ऑल बेस करता है कल के टॉपिक में। मैं फिर से बताने लगा हूँ, जिसको इसका समझ नहीं आ रहा तो सामने वो कल का टॉपिक भी बोले, मैं एक एक चीज उसके साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को बहुत आसान होगा। ठीक है, अब इसमें ये सारा का सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन बच्चों में नेक्स्ट क्या होता है? देखिए, जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कितने एंजाइम्स के जरिए? 3 एंजाइम्स के जरिए। तो आखिर में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अगर उसको हम कन्वर्ट ना करें ग्लूकोज में तो आया ब्लड के अंदर हम ग्लूकोज दे सकेंगे? नहीं। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा के लिए क्या रहेंगे? काम। बल्कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इन बच्चों के अंदर क्या होता है? सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो देयर इज severe hypoglycemia in these kids, and that is the dangerous sign in von Gierke disease. The most common cause of death in von Gierke disease patient answer is severe hypoglycemia. क्योंकि अगर ग्लूकोज लेवल ब्रेन तक ना मिले तो सप्लाई और डिमांड के अंदर फर्क आ जाएगी, इम्बैलेंस आ जाएगी, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ द ब्रेन इज ग्लूकोज। और अगर हम ग्लूकोज की सप्लाई ब्रेन को फुलफिल ना करवाए तो ब्रेन विल शट डाउन एंड दैट लीड टू डेथ ऑफ द बेबी। The most common glycogen storage disease when there is severe hypoglycemia, think about von Gierke disease. Clear है? अब यहाँ पे इसकी कमेंट्स में लेके von Gierke disease is autosomal recessive। ये कौन सा कंडीशन है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ये कंजेनिटल डिफेक्ट है, लेकिन इसके लिए 2 डिफेक्टिव कॉपी ऑफ दी जीन चाहिए, ऑटोसोमल रिसेसिव। और यहाँ पे लेके इसके कमेंट्स में इन बच्चों को फ्रीक्वेंट ओरल ग्लूकोज देंगे। क्या देंगे? ओरल ग्लूकोज देंगे। क्लियर है? मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर हम ग्लूकोज को बनाएंगे, न्यू ग्लूकोज को बनाना, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। वो क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए फ्री फॉस्फेट का होना जरूरी है। लेकिन इन बच्चों के अंदर जो फॉस्फेट है वो तो ग्लूकोज के साथ अटैच है। इन बच्चों में न ग्लूकोज बनेंगे और न ग्लाइकोजन को हम तोड़ेंगे। ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ होगी लेकिन आखिर में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इन बच्चों में न सिर्फ ग्लूकोज बनेगी, इनमें न ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा और न ग्लाइकोजिनोलाइसिस का कोई फायदा होगा। इस वजह से इसकी ग्लूकोज लेवल क्या हो जाती है? डेंजरसली कम हो जाती है, इट इज कॉल्ड सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। तो इन बच्चों का इलाज क्या है? इन बच्चों को अगर हम ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ से ग्लूकोज नहीं दे सकते तो इन बच्चों को बाहर से फ्रीक्वेंट ओरल क्या देना चाहिए? ग्लूकोज देना चाहिए। मैंने कल के टॉपिक में भी बताया था, इन बच्चों को अगर हम स्वीट्स देंगे ये ठीक रहेंगे, अगर एक टाइम भी स्वीट्स उसको ना दे तो इन बच्चों में सीवियर क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। क्लियर है? तो ये जनाब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, एंड दैट इज कॉल्ड von Gierke डिजीज। एग्जाम में इस आता है ऐसा ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन बच्चों के अंदर जिसमें हेपेटोमेगेली, हाइपरयूरेसेमिया, हाइपरलिपिडीमिया एंड सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, ये जब भी आ जाए थिंक अबाउट von Gierke disease which is due to deficiency of glucose 6 phosphatase enzyme। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, ये von Gierke। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज,
दैट इज कॉल्ड कॉम्पेस डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पेस डिजीज। ये सेकंड ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है। कल का टॉपिक को लेकर कल के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि ग्लाइकोजन की जब हम तोड़ फोड़ करते हैं तो चेन को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम था? ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। कौन सा था? ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज। ब्रांच को तोड़ने के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम। लेकिन 2% ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? लाइसोसोम। वेरी गुड। और उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एसिड मल्टेज। अगर हम ग्लाइकोजन को तोड़ ना पाए कितना परसेंट? 2% लाइसोसोम के अंदर, तो उस एसिड मल्टेज का मसला होगा। और एसिड मल्टेज मसले की वजह से जो डिजीज होती है वो पम्पेज डिजीज है। तो पम्पेज डिजीज की जो एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी है, हाँ जी, ये कौन सा एंजाइम है? एसिड मल्टेज। एंड आई थिंक एवरीवन शुड नो इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज। क्लियर है? या इसको हम अल्फा ग्लूकोसाइडेज भी कहते हैं। अब यहाँ पे इस डिजीज के अंदर 2% ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन नहीं होगी, लेकिन 98% होगी क्या नहीं? इन इधर देखें, इन बच्चों में ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ठीक है कि नहीं? इन बच्चों में डी ब्रांचिंग एंजाइम भी काम कर रहे हैं। तो कितना परसेंट ग्लाइकोजन हम तोड़ सकेंगे? 98। और वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज उसको किस में कन्वर्ट करेगी? ग्लूकोज में। तो 98% ग्लूकोज तो ब्लड में आएगी, लेकिन कितना परसेंट नहीं आएगी? 2। तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लेकिन ना होने के बराबर। इस लोगों के अंदर माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है। क्या होता है? माइल्ड। क्योंकि 98% ग्लूकोज हम ब्लड तक ला सकते हैं, लेकिन कितना परसेंट नहीं ला सकते? 2%। तो ग्लूकोज विल बी रिमेन लो बट नॉट दैट डेंजरसली लो। दिस कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया बट माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। इन बच्चों के अंदर जो पहला सिम्टम है दैट इज कॉल्ड माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। दिस विल नेवर आस्क इन एग्जाम। मैं आप लोगों को इसका एमसीक्यूज बताऊंगा। ग्लाइकोजन स्टोरेज हार्ट के अंदर होती है कि नहीं? याद रखें। और हार्ट के अंदर द मोस्ट एफिशिएंट ग्लाइकोजन दैट वी नीड फॉर एक्टिविटी इज द ग्लाइकोजन विच स्टोर इन द लाइसोसोम। क्योंकि हार्ट के अंदर वो ग्लाइकोजन हमें रियली चाहिए जो किसके अंदर स्टोर होती है? लाइसोसोम के अंदर। लेकिन इन लोगों का मसला एसिड मल्टेज का है। ये सिर्फ न कि लाइसोसोम के अंदर उस ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे नहीं जो कहाँ पे है? लिवर में, लेकिन वहां पे भी नहीं तोड़ सकेंगे जो कहाँ पे है? हार्ट में है। इसका मतलब यह है कि हार्ट के अंदर अगर हम लाइसोसोम में ग्लाइकोजन ना तोड़ पाए तो हार्ट के अंदर लाइसोसोम के अंदर ग्लाइकोजन का लेवल क्या होगा? ज्यादा, जिसकी वजह से ओवरऑल हार्ट साइज क्या हो जाएगी? तो लेके लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। ये क्या कराती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब वजह यह है कि द मोर मस्कुलर चेंबर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। पंपिंग चेंबर कौन सी है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना मसल मास ज्यादा है वहां पे ग्लाइकोजन स्टोरेज क्या है? ज्यादा। और जितना ग्लाइकोजन वहां पे बढ़ते रहेंगे तो उससे लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो यहाँ पे इन लोगों में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो इससे मसल विद द टाइम वीक हो जाएंगे, और जब वीक हो जाएंगे दैट कैन कॉज लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। ये क्या करा सकती है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की जब मसल मास बढ़ जाए और वो फिर काम करने के काबिल ना रहे, इतना पंप ना करे जिससे बॉडी की डिमांड को पूरी कर सके, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर। और इस कंडीशन को हम कहेंगे, अब ये हार्ट की पेरिकार्डियम का मसला है, एंडोकार्डियम या मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर ग्लाइकोजन होते हैं, इसलिए इसको कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। ये क्या है? कार्डियोमायोपैथी। एग्जाम में आएगा कि ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बताएं जिसके अंदर द टारगेट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड इज हार्ट। आंसर इज पॉम्पे डिजीज। वो क्या है? पॉम्पे डिजीज। तो वो कौन सी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है जिसमें प्रीडोमिनेंटली हार्ट इन्वॉल्व होता है? आंसर विल बी पॉम्पे डिजीज। हमने उसको कैसे याद किया था एमबीबीएस में? ऐसे याद किया था, हार्ट का काम क्या है? पंपिंग ऑफ द ब्लड। तो पंप का फेल होना पंपिस डिजीज है। क्लियर है कि नहीं? तो पंपिस कैन कॉज पंप फेलियर। क्लियर है कि नहीं? से हार्ट फेलियर कराता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, फटीग। इन बच्चों के अंदर क्या होती है? फटीग होती है। तो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, हाँ जी, एंड दैट इज फटीगेबिलिटी। इन बच्चों के अंदर लाइसोसोम के अंदर हम ग्लाइकोजन नहीं तोड़ पाएंगे, तो लाइसोसोम के अंदर लीवर में भी ग्लाइकोजन का लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा। और इससे लीवर की साइज थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी? इंक्रीज। माइल्ड हेपेटोमेगेली। इन बच्चों में क्या होता है? माइल्ड हेपेटोमेगेली। क्योंकि 98% तो ग्लाइकोजन हम तोड़ेंगे, 98% ब्लड को भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ कितना परसेंट नहीं मिलेगी? 2। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी माइल्ड है,
और हेपेटोमेगेली भी माइल्ड डिफेक्ट होगी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे इसकी कमेंट्स में लेके ऑटोसोमल रिसेसिव, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, क्योंकि अगेन इसके लिए 2 कॉपीज ऑफ दी चीज चाहिए डिफेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पे लेके सिम्टोमेटिक, इसमें किडनी का रोल नहीं है, ठीक है। सिम्टोमेटिक अप्रोच, इसमें किडनी इन्वॉल्व होती है बहुत लेट कंडीशन में। लेकिन कॉम्पेस डिजीज के अंदर 2 MCQ क्वेश्चन। नंबर 1, विच एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी कैन कॉज कॉम्पेस डिजीज एसिड मल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कैन कॉज हार्ट फेलियर। आंसर इज कॉम्पेस डिजीज। तो कॉम्पेस कैन कॉज पंप फेलियर एंड पंप से मुराद हार्ट। क्लियर है? ये MCQ याद रखना है। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे, कोरिज डिजीज। थर्ड नंबर है कोरिज डिजीज, इसको हम कहेंगे कोरिज डिजीज। अब कोरिज डिजीज के अंदर जो एंजाइम है दैट इज डिफेक्टिव नोन एज डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसमें किसका मतलब होगा? डी ब्रांचिंग एंजाइम। देखिए फिर कल वाले टॉपिक में रिकॉल करें, हाउ मेनी एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन? 3। उसमें से चेन को ब्रेक करने के लिए क्या था? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। लेकिन ब्रांच को तोड़ने के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम। अगर हम चेन को तोड़ सकेंगे लेकिन हम किसको ना तोड़े? ब्रांच को, तो डी ब्रांचिंग का मसला होगा। तो ब्रांच जो है वो ग्लाइकोजन के ज्यादा रहेंगे लीवर में, के कम? ज्यादा। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज रहेगा कि नहीं? तो ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम के डिफेक्ट हो उसको हम कोरिज डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरिज डिजीज कहते हैं। अब इस कोरिज डिजीज के अंदर अगर हम सिम्टम को देखें, इसमें चेन शेप को हम तोड़ेंगे कि नहीं? चेन को हम तोड़ते रहेंगे, लेकिन हम सिर्फ किसको नहीं तोड़ेंगे? ब्रांचेस को। तो ब्रांचेस लीवर के अंदर बढ़ते रहेंगे और इससे लीवर साइज क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो लेकिन माइल्ड हेपेटोमेगेली, इसमें भी माइल्ड हेपेटोमेगेली होता है, ठीक है। अब देखें इन बच्चों के अंदर क्या होता है, इन बच्चों के अंदर प्लीज रिमेंबर, इसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काम करेगा कि नहीं? एसिड मल्टेज काम करेगा कि नहीं? तो 80 to 85% हम ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन 10 to 15% नहीं करेंगे। तो इन बच्चों में लो ग्लूकोज हम इंक्रीज कर सकेंगे कि नहीं? शाबाश। इन बच्चों में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काम कर रहे हैं, एसिड मल्टेज भी कर रहे हैं, और वो दोनों जाकर एक्सेस ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। और वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की मदद से किस में कन्वर्ट होंगे? और वो जाकर ब्लड में लो ग्लूकोज को क्या करेंगे? इंक्रीज। तो 80-85% वो लो ग्लूकोज को बैलेंस करेंगे, लेकिन फिर भी वो नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। कितना परसेंट तक? 10 to 15। तो हाइपोग्लाइसीमिया विल बी देयर बट माइल्ड और सीवियर, तो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? इन बच्चों के अंदर भी माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया होता है। देखें एग्जामिनर या जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम वान गिरकी की माइल्ड फॉर्म की बात करें, क्या माइल्ड फॉर्म ऑफ वान गिरकी डिजीज इज कॉल्ड ऑफ कोरिज डिजीज, और सीवियर फॉर्म ऑफ कोरिज डिजीज इज कॉल्ड ऑफ वान गिरकी डिजीज। इसको लोग इस तरह याद करते हैं, मतलब सेम फीचर है ये वाले, लेकिन यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? सीवियर है। यहाँ पे हेपेटोमेगेली प्रोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे सेम चीजें किस शक्ल में आती है? माइल्ड फॉर्म में आती है। तो माइल्डर फॉर्म ऑफ वान गिरकी डिजीज इज नोन एज कोरिज डिजीज, लेकिन सीवियर फॉर्म ऑफ कोरिज डिजीज इज कॉल्ड ऑफ वान गिरकी डिजीज। क्लियर है? इसके सामने कमेंट्स में लेके अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन MCQs में याद रखें देयर विल बी अल्फा लिमिट डिफरेंस। के अंदर क्या होता है? अल्फा लिमिट डिफरेंस इन इन्वेस्टिगेशन। बायोप्सी जब हम करते हैं लीवर के अंदर, तो हमें इन्वेस्टिगेशन वाले कहेंगे कि लीवर के अंदर क्या चीज़ है? अल्फा लिमिट डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि 4 रेजिडुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल, रेजिडुअल मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब ये है, देखें कल के लेक्चर में अगर आप लोग रिकॉल करें तो ग्लूकोज के पहले से 3 मॉलिक्यूल मौजूद होते थे जिसको हम ग्लाइकोजिनिन कहते थे। क्लियर है कि नहीं? अब इसके साथ हम मजीद ऐड करते जाएंगे, ये ग्लाइकोजन सिंथेस का काम है। ये 10 to 13 बनाएंगे कि नहीं? और फिर यहाँ पे इसके ऊपर ब्रांचेस भी बनते थे, ये सारे के सारे क्या है? ब्रांचेस। ये ब्रांचिंग एंजाइम का काम है। क्लियर है? अब जब हम ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो हम इस चेन को खराब करेंगे बाई ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे बाई डी ब्रांचिंग एंजाइम। अब इन लोगों के अंदर इशू कहाँ पे है?
डी ब्रांचिंग। इस ब्रांचेस को हम नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन चेन को तोड़ पाएंगे कि नहीं। अब इधर देखें, जब हम चेन को तोड़ेंगे इस तरह, तो होना चाहिए कि हम इस चेन को आखिर कहाँ तक तोड़ें, 3। लेकिन जब डी ब्रांचिंग नहीं होता, ये जो ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है, ये 3 की बजाय किससे ग्लूकोज तक जा सकता है, 4 ग्लूकोज का लीवर में रह जाना इनडायरेक्टली तो कौन सी एंजाइम नहीं है, डी ब्रांचिंग। अगर ये भी होता तो फिर ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को कहाँ तक ले जाता, 3। इसका मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ डी ब्रांचिंग एंजाइम, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ब्रेक द चेन शेप अप टू हाउ मेनी ग्लूकोज, 4 ग्लूकोज तक रह जाना और आगे ना जाना 3 तक। इट शोज डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम डी ब्रांचिंग एंजाइम and this co-residual molecule of glucose in the liver is called alpha limit dextrin, इसको alpha limit dextrin। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसमें माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, माइल्ड हेपेटोमेगैली बट अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन हो, थिंक अबाउट विच डिजीज, कोरिज डिजीज। वो क्या है, कोरिज डिजीज। वान गिरकी को हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 1, इसको क्या कहते हैं, टाइप 1। कॉम्पेस डिजीज इज ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 2 और कोरिज डिजीज इज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 3। ये इसके वजह से नाम है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। आप लोगों ने इस तरह याद नहीं रखना कि वान गिरकी से लेके फिर कोरिज लिखिए, ये तरीके से लिखना है। जिस तरह क्रेनियल नर्व की एक ऑर्डर है, इस तरह ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की एक ऑर्डर है। तो फर्स्ट वन इज वान गिरकी, द सेकंड वन इज कॉम्पेस डिजीज एंड द थर्ड वन इज कोरिज डिजीज। क्लियर है? अभी तक ये क्लियर है ये लिस्ट के नहीं? इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमने टोटल 6 पढ़ने हैं, बुक ने सिर्फ 4 लिखे हैं बट वी विल कवर 6। इसके बाद नेक्स्ट लिखे 4th नंबर, 4th नंबर में लिखे एंडरसन डिजीज। 4th नंबर क्या है, एंडरसन डिजीज। तो एंडरसन डिजीज के अंदर देखिए द नेक्स्ट इज एंडरसन डिजीज, एंडरसन डिजीज, ठीक है। एंडरसन डिजीज के अंदर लिखे कि देयर इज म्यूटेशन, ये डेफिशिएंसी नहीं है बट क्या है, म्यूटेशन इन ब्रांचिंग एंजाइम। इसमें ब्रांचिंग एंजाइम, इसमें ब्रांचिंग एंजाइम के अंदर म्यूटेशन है। मतलब ये है कि जो ब्रांचिंग एंजाइम है ये ग्लाइकोजन तोड़ता है कि बनाता है, ये बनाता है, ये सिंथेटिक एंजाइम है। ग्लाइकोजन बनाने के लिए 2 एंजाइम थे, चेन को बनाने के लिए ग्लाइकोजन सिंथेस था और ब्रांच को बनाने के लिए ब्रांचिंग एंजाइम है। लेकिन इसका एक शर्त ये था कि अगर ये चेन शेप है तो उसमें 10 से 13 तक ग्लूकोज आने चाहिए कि नहीं, और ब्रांच में भी 10 से 12 तक आने चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? इन बच्चों में क्या होता है कि जो ब्रांचिंग एंजाइम है उसमें क्या होता है, म्यूटेशन, चेंजेस होती है। फिर वो ग्लाइकोजन जब बनाएगा ब्रांच की शक्ल में, वो 10 से 12 तक नहीं सुनेगा, इसकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है। तो इस ब्रांचिंग एंजाइम को ये सेंस नहीं होगा कि मैंने ब्रांच में कितने ग्लूकोज रखने हैं, वो 10-12 से ज़्यादा रखेगा कि नहीं। और जब ये हम कहते हैं इसको कि ब्रांचेस इन द ग्लाइकोजन विल शो ऑन बायोप्सी लाइक ट्रीज, किसकी तरह, ट्रीज की तरह। ट्रीज का मतलब ये है कि दरख्त की तरह ये ऊपर जाएंगे और ये 10-12 को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि इसका चिप बैरल खराब है, म्यूटेशन है। और जब ये 12 से बढ़ जाएंगे तो लीवर इसको नॉर्मल रिकॉग्नाइज करेंगे कि एबनॉर्मल, और इस एबनॉर्मल ब्रांचेस के खिलाफ वो क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, एंड दैट विल डैमेज द लीवर। वो क्या करेंगे, लीवर। और जब हम ब्रांचेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा कि कम, बढ़ता जाएगा। तो स्टोरेज ज़्यादा होगा कि कम, ज़्यादा होगा। और ब्रांचेस ज़्यादा की वजह से लीवर साइज क्या होगा, ज़्यादा। तो माइल्ड हेपेटोमेगैली, इसमें भी क्या होता है, माइल्ड हेपेटोमेगैली। और दूसरी बात याद रखें, इसमें ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा बनेगा। और याद रखें जब ये 10 से 12 हो जाए ग्लूकोज ब्रांच में, तो उस पर डी ब्रांचिंग भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो हम ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ इफेक्टिव कर सकेंगे, नहीं करेंगे। तो ग्लूकोज की जो तोड़ फोड़ है वो कम, मतलब ग्लाइकोजन की तोड़ हम कम करेंगे। और जब लाइसिस कम होगी तो कैन वी विल फुलफिल द डिमांड ऑफ ब्लड ग्लूकोज, नो। तो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, इसमें क्या होगा, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। और इन बच्चों के अंदर इस ब्रांचेस के खिलाफ इम्यून सिस्टम क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, एंड दैट एंटीबॉडीज विल इनिशियली डैमेज द लीवर लीड टू जॉइंटिस। ये क्या कराती है, जॉइंटिस। जॉइंटिस मीन कि लीवर अगर एंटीबॉडी डैमेज करे तो उसमें बिलिरुबिन की कंजुगेशन भी नहीं होगी, तो जॉइंटिस। और दूसरी बात, ये एंटीबॉडीज लीवर को डैमेज करती रहेगी।
एक वक्त आएगा कि लीवर परमानेंट क्या हो जाएगा, डैमेज, एंड दैट इज कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लीवर इन 2 years ऑफ लाइफ। ये एमसीक्यू आता है। देखिए सिरोसिस ऑफ लीवर की जो मोस्ट कॉमन काज है दैट इज क्रोनिक अल्कोहलिज्म। तो क्या है क्रोनिक अल्कोहलिज्म? पाकिस्तान के अंदर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन काज है अनकंट्रोल्ड या अनट्रीटेड क्रोनिक हेपेटाइटिस सी। क्या है? हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी। लेकिन अगर किसी को हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी है तो उसको सिरोसिस तब होगा जब उससे 20-25 साल गुजर जाए और वो कंट्रोल ना रहे। तो सिरोसिस इज अ क्रोनिक कंडीशन। ये अर्ली लाइफ में होता है कि लेट लाइफ में? लेट में। अगर 2 साल का बच्चा है और उसको क्या हो जाए सिरोसिस, दैट इज अ डेंजरस थिंग। और ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो पहले 2 से 3 साल के अंदर सिरोसिस करा सकता है दैट शुड बी एंडरसन डिजीज। वो क्या होगा? एंडरसन डिजीज। क्योंकि एंडरसन डिजीज के अंदर जो इशू है वो ब्रांचिंग एंजाइम म्यूटेशन। क्या है? और ब्रांचिंग एंजाइम म्यूटेशन से मसला ये है कि वो हर ब्रांच के अंदर 10 से 12 ग्लूकोज डालते रहेंगे और उसको हमारा इम्यून सिस्टम एज अ फॉरेन एंटीजन रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज। और जब एंटीबॉडीज बनाएंगे तो वो डैमेज करेगी किस चीज को? लीवर। और लीवर परमानेंट जाकर अपना काम करना छोड़ देगा। इसको हम कहते हैं एंड स्टेज लीवर डिजीज। इसको क्या कहते हैं? एंड स्टेज लीवर डिजीज। और इस लीवर का फिर काम खत्म हो जाएगा। तो अर्ली लाइफ में लीवर सिरोसिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस पॉइंट। ठीक है। एंडरसन डिजीज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल क्या है? रिसेसिव है। तो मतलब ये है कि इसकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। हम सिम्टोमेटिकली इसको ट्रीट करते हैं, सिम्टोमेटिक अप्रोच। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि अगर लीवर ऑलरेडी सिरोटिक हो चुका है तो उसका फिर परमानेंट हेल्थ क्या है? लीवर ट्रांसप्लांट। ठीक है। तो इफ एंडरसन डिजीज पेशेंट डेवलप लीवर सिरोसिस then the next permanent option for the management is liver transplant. Otherwise we can go for a symptomatic approach. ठीक है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन ही है। जो एंटीबॉडीज बनी है वो दोबारा लीवर जो है ना इफेक्ट नहीं करेगा क्या? जो वैलिड क्वेश्चन। पहले हम पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं बाय गिविंग इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट, मतलब स्टीरॉइड पे रखते हैं और स्टीरॉइड से एबनॉर्मल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को क्या रखेंगे? कम रखेंगे। अगर हम लीवर ट्रांसप्लांट करें भी तो हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लाइफ पर देंगे ताकि ये लाइफ पर ऐसी ड्रग लेती रहे जिससे एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो जाए। वरना फिर वही एंटीबॉडी जाकर न्यू लीवर को डैमेज करेंगे। दैट विल बी डिवास्टेड फॉर द पेशेंट। तो दीस पेशेंट शुड रिसीव इम्यूनोसप्रेशन फॉर लॉन्ग लाइफ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अंदर इज मैकार्डल डिजीज। 5th नंबर दैट इज कॉल्ड मैकार्डल डिजीज। MCR मैकार्डल डिजीज। ठीक है। मैकार्डल डिजीज के बाद याद रखें इसमें जो डिफेक्ट होता है ग्लाइकोजन मायोफॉस्फोराइलेज। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेंबर है कि ग्लाइकोजन की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए एंजाइम जो चाहिए तो उसका नाम क्या था? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन पे पहुंचते हैं जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? कम। दैट इज कॉल्ड ब्लड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में हमें ग्लूकोज कहाँ से लेने हैं? ग्लाइकोजन की तोड़-फोड़ से। अब ग्लाइकोजन की तोड़-फोड़ 2 जगहों पे प्रोमिनेंट होती है, एक लीवर में होती है और एक मसल में होती है। कहाँ पे? मसल में। ये बात जरूर याद रखें, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगे। When we break down glycogen and we want to take glucose for glycogen, we should break glycogen in 2 areas. One is liver, another is muscle, skeletal muscle. अब चेन शेप को तोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है। तो ये मसल में भी होता है और लीवर में भी होता है। लेकिन लीवर में चेन शेप को तोड़ने के लिए उसको कहते हैं हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। हेपेटिक मीन ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज चेन को तोड़ेगा कहाँ पे? लीवर में। उसका नाम क्या है? हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। सेम एंजाइम अगर चेन शेप को तोड़े कहाँ पे? मसल में, तो उसका नाम है ग्लाइकोजन मायोफॉस्फोराइलेज। मायो इज द वर्ड यूज्ड फॉर मसल। क्लियर है? तो मैकार्डल डिजीज पेशेंट के अंदर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का इशू जरूर है लेकिन लीवर में नहीं है। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मसल। ये कहाँ पे है? मसल में है। इसलिए वर्ड का मतलब है ग्लाइकोजन मायोफॉस्फोराइलेज। अब ये लोग अगर
देखिए जब इंसान दौड़ता है तो ब्लड शुगर को यूज करता है, तो दौड़ने के दौरान इसका ओवरऑल ब्लड शुगर कम हो जाता है कि ज्यादा कम हो जाता है, तो हमें ज्यादा शुगर चाहिए होती है, तो डिमांड ऑफ द बॉडी ज्यादा हो जाएगा कि कम, ज्यादा। तो हम उस डिमांड को कहाँ से पूरी करेंगे, ग्लाइकोजन की तौर से। तो हम ग्लाइकोजन को लाइज करेंगे लीवर से, तो हमें ग्लूकोज मिलेगी कि नहीं, और जब हम ग्लाइकोजन को लाइज करेंगे कहाँ से, मसल से, फिर भी हमें मिलेगी। अब मसल के अंदर अगर हम ग्लाइकोजन को तोड़ना चाहे लेकिन ना तोड़ सके, तो इस एंजाइम का मसला है। तो फिर मसल के अंदर जब हम तोड़ेंगे ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ो नहीं होगी, तो मसल को कोशिश करेगा कि वो तोड़े लेकिन वो तोड़ो नहीं सकेगा। तो दौड़ने के दौरान हमारी लोअर लिम्ब अपर लिम्ब मसल की पेन होगी कि नहीं, तो इन लोगों में लेके मस्कुलर पेन, फर्स्ट थिंग इज मस्कुलर पेन। इसका मतलब ये है कि इन लोगों में मस्कुलर पेन, एंड कैन दीस पीपल टॉलरेट एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टर्म, नो। तो लेके एक्सरसाइज एंड टॉलरेंस, इन लोगों में क्या होगा, एक्सरसाइज एंड टॉलरेंस, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लेके इन लोगों में इजी फटीगेबिलिटी होगी कि नहीं, इजी फटीगेबिलिटी, मस्कुलर पेन एंड एक्सरसाइज एंड टॉलरेंस। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जैसे कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, मसल के अंदर मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है, मायोग्लोबिन, मायो मीन मसल, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। अब ये मसल कोशिश कर रहा है कि यार बंदा तोड़ रहा है और मसल चाहता है कि मैं ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ करूं, लेकिन उस तोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो खराब है, डेफिशिएंट है। तो अब मसल के अंदर अगर हम ग्लाइकोजन को नहीं तोड़ पाएंगे तो मसल के अंदर सेल की लाइफ हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइसिस, सेल अंडरगो स्ट्रेस, और जब सेल स्ट्रेस में चला जाए तो सेल की क्या हो जाती है, लाइसिस, और उस सेल लाइसिस से मायोग्लोबिन बाहर निकलेगा, और वही मायोग्लोबिन मसल सेल से निकलकर ब्लड में जाएगा और ब्लड के जरिए किडनी में जाएगा, और किडनी के अंदर यूरिन का हिस्सा बनकर यूरिन को रेड बनाएगा। क्या बनाएगा, रेड। तो इसमें लेके रेड यूरिनेशन। इन बंदे के अंदर जब भी हम कंप्लेंट के साथ ये लोग आते हैं और इन लोगों से हम सोचते हैं, मतलब ये क्वेश्चन पूछते हिस्ट्री के अंदर, these people develop red urination and that is because of excess myoglobin in urine। ये किस वजह से, मायोग्लोबिन की वजह से। और मायोग्लोबिन का यूरिन में चले जाना, द कंडीशन इज नोन एज मायोग्लोबिन यूरिया। इसको क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन यूरिया। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है, पेशेंट विल केम टू यू आफ्टर एक्सरसाइज एंड टॉलरेंस। बंदा कहेगा मैं 2 कदम जाता हूँ, 4 कदम जाता हूँ, एटलीस्ट 100 मीटर जाता हूँ, फिर आगे चलने की हिम्मत नहीं होती। ये हाथ और जो मेरे पैर है ये अकड़ जाते हैं और मैं इतना नहीं हो सकता कि कदम जो है ना आगे ले सकूं, तो मैं जाकर पार्क में कहीं पे बेंच पे जाकर सो जाता हूँ, क्लियर है। और ये बंदा कहता है कि मेरे मसल में इतना पेन होता है कि मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बाद चाहे 1 घंटा 2 घंटे के बाद यूरिन पास करता हूँ तो क्या होता है, रेड होता है। तो एक्सरसाइज और टॉलरेंस, मस्कुलर पेन स्पेशली ड्यूरिंग एक्सरसाइज फॉलोड बाय रेड यूरिनेशन। थिंक अबाउट अ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज नोन एज मैकार्डियल डिजीज। तो क्या कहते हैं, मैकार्डियल डिजीज कहते हैं, क्लियर है। तो मैकार्डियल डिजीज का मसला ग्लाइकोजन का इनफेक्टिव लाइसिस है लीवर के अंदर के मसल में, मसल। तो मैकार्डियल का पहला वर्ड इज एम, एम फॉर मस्कुलर प्रॉब्लम। ये कहाँ पे होता है, मस्कुलर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। आखिर में लिखे द लास्ट बट, हाँ इसके सामने लेके कमेंट्स में ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी तक जितने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हमने पढ़े हैं ये 5 के 5 सारे के सारे क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, क्लियर है क्या नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। और इसको भी इन लोगों को हम ट्रीट कैसे करेंगे कि अवॉइड सीरियस एक्सरसाइज। इन लोगों को हम बताते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज क्या करें, अवॉइड करें, अवॉइड सीरियस एक्सरसाइज और एनर्जेटिक फॉर मसल पेन देते हैं, ठीक है, मसल पेन के लिए एनर्जेटिक देते हैं तो उसका मसल पेन हो जाता है, वो मैं समझ गया, ठीक है। अब एक बंदा है वो बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं करता और फिर अचानक उसके दिल में आता है कि एक दिन में मैंने 10 kg लूज करना है, क्लियर है कि नहीं, और वो एक्सरसाइज शुरू कर देता है और 1 घंटे की बजाय अपने आप से 6 घंटे पसीना बहाता है, ठीक है, इस तरह है कि नहीं। फिर वही बंदा जब बेड में आते तो 3 दिन उठने का काबिल नहीं होता, क्लियर है कि नहीं। इसका वजह क्या है, जब बंदा एक्सरसाइज करता है, देखे एक्सरसाइज के दौरान हम सांस लेते हैं तो इनिशियली एक्सरसाइज में 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम सही जा रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी मसल पेन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं होता। आफ्टर फिनिशिंग एक्सरसाइज आफ्टर 3 to 4 आवर्स फिर मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाती है। इसका वजह यह है कि इनिशियली एक्सरसाइज के दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन, कौन सी, एरोबिक,
क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम अपनी ग्लूकोज को लाइज करते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जहाँ पे आप दौड़ना ज़्यादा कर देते हैं, आपकी बॉडी डिमांड बढ़ती जाती है, लेकिन ग्लूकोज की सप्लाई क्या हो जाती है, कम। क्योंकि एक्सरसाइज में हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो जाती है। हम जल्दी जल्दी सांस इसलिए लेते हैं कि डिमांड को पूरी करें, ऑक्सीजन एंटर करें। अगर एक वक्त आ जाए जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन इतनी नहीं है कि वो उस एक्सरसाइज को फुलफिल करे, तो फिर कौन सा एनेरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी। और एनेरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। क्या है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बढ़ते जाएंगे बॉडी में और वो मसल में जाकर क्या हो जाते हैं, डिपोजिट। एंड दैट लैक्टिक एसिडोसिस मसल पे। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब ये है, इसलिए कहते हैं कि अगर आज आप 100 मीटर जाते तो फिर कल नहीं 3 दिन 100 मीटर जाए, और फिर ऐसा करें कि चौथे दिन आप 150 करें, फिर 3 दिन तक 150। एटलीस्ट दिस इज कॉल्ड स्टेमिना बिल्डिंग। आप अपने स्टेमिना को बिल्ड करते हैं विद द टाइम, नॉट विद इन अ डे। क्लियर है कि नहीं? विद इन फ्यू डेज आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। क्लियर है? दूसरी बात यह है, एक्सरसाइज का एक बेस्ट टेक्निक मैं बताता हूँ। अगर आप दौड़ते हैं या आप कार्डियो करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आपने जहन में ये चीज रखिए कि मैंने 2 किलोमीटर दौड़ना है। 2 किलोमीटर आपने उस ट्रैक को जनाब फिनिश किया, तो आपने दौड़ना खत्म किया, फिर आप डायरेक्ट खत्म ना करें, फिर आप वही ट्रैक उतना 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक के जरिए फिर फुलफिल करें। क्योंकि आपका जो रनिंग रिदम है वो नीचे आता रहेगा, लेकिन आप कंप्लीटली स्टॉप नहीं करते। एटलीस्ट आप वॉक करें तो फिर रिदमाइज हो जाएगा, तो उसमें पेन इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वॉक में जब भी आप रनिंग करते हैं, रनिंग के बाद डायरेक्ट स्टॉप ना करें, फिर जितना आपने रनिंग की है उतना एटलीस्ट आप वॉक करें। ठीक है? उससे एक्सरसाइज करना जल्दी बिल्ड हो जाता है। यहाँ पे लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड हर्श डिजीज। एक इसके अंदर आता है HER, दैट इज हर्श डिजीज। हर्श डिजीज, ठीक है? हर्श डिजीज के अंदर जो इशू है दैट इज कॉल्ड हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। अब देखें, इससे आप लोगों को क्या पता चला कि इस कंडीशन में भी ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ खराब होगी, ग्लाइकोजन की लाइफ इनइफेक्टिव होगी। लेकिन ग्लाइकोजन की हम चेन को नहीं तोड़ सकेंगे, या इसकी ब्रांच को, क्या बात, चेन को नहीं तोड़ सकेंगे। किस चीज को? चेन को नहीं तोड़ सकेंगे, लेकिन कहाँ पे? लीवर के अंदर, क्योंकि ये हेपेटिक है। अब एग्जाम में लोग गलत क्या करते हैं, मायोकार्डियल डिजीज में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का मसला है, इसमें भी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, बट दिस इज इन द मसल, इन द लीवर। इसमें फर्क है, वन इज मस्कुलर प्रॉब्लम, वन इज हेपेटिक प्रॉब्लम। यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? M फॉर मस्कुलर प्रॉब्लम, और यहाँ पे पहला वर्ड क्या है? H फॉर हेपेटिक प्रॉब्लम। इस तरह याद रखें, ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर हम चेन को नहीं तोड़ पाएंगे तो एक्सेस चेन जो है वो लीवर में रहेगी, माइल्ड हेपेटो मैगेली हो जाएगी, ठीक है? फिर ब्रांचिंग, डी ब्रांचिंग एंजाइम तो काम करेगा कि नहीं? डी ब्रांचिंग भी करेगा, एसिड मल्टेज भी करेगा, लेकिन सिर्फ चेन को हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो इस वजह से माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो जाएगी? माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। और यहाँ पे देखिए फटीग, इजीली फटीगेबिलिटी, ठीक है? इसकी कमेंट्स में लेके ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन और सिम्टोमेटिक अप्रोच। हम क्या करेंगे? सिम्टोमेटिक अप्रोच। लेकिन इन लोगों में हर डिजीज के पेशेंट में सिम्टम इतने ज्यादा होते नहीं है। दीज पेशेंट आर यूजुअली एसिम्टोमेटिक, लेकिन इनकी सिम्टम बिल्ड होती है विद द टाइम। कहते हैं कि अगर हर डिजीज कंजेनिटल है, कंजेनिटल का मतलब बाई बर्थ है, तो इन लोगों को सिम्टम आने में 20 से 25 साल लगते हैं। इनिशियली दीज पेशेंट आर एसिम्टोमेटिक, बट व्हेन दे रीच प्यूबर्टी, इसके बाद सिम्टम्स फर्स्ट की चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होती है। इसलिए सिम्टोमेटिक अप्रोच करते हैं, बट एक्चुअली दीज पेशेंट डू नॉट नीड दैट मच ट्रीटमेंट बिकॉज दे आर मेजॉरिटी इन द केसेस एसिम्टोमेटिक। तो अभी तक एंडरसन डिजीज याद रखे, दैट इज ऑल द टाइम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 4, मायोकार्डियल इज टाइप 5 एंड हर्श डिजीज इज टाइप 6। फर्स्ट 8 के अंदर 4 है, ठीक है? लेकिन हमने कितनी पढ़ी है? 6 डिजीज पढ़ी है। ये 6 आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? पहला पढ़ा है बॉर्नगिर की डिजीज, फिर कॉम्पेज डिजीज, कोरिज डिजीज, एंडरसन डिजीज, मायोकार्डियल डिजीज एंड हर्श डिजीज, ठीक है जी? इस तरह याद रखना है। अब मैं आप लोगों को देखें, न कि पूरा घंटे का क्लास नहीं है, सिर्फ 2 मिनट। वो क्या है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें एग्जाम में आएगा ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो प्रोमिनेंट हेपेटोमेगेली करे,
हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पेस डिजीज। वो क्या है? कॉम्पेस डिजीज। ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो माइल्डर फॉर्म ऑफ 1 गिर की हो लेकिन इसमें अल्फा लिमिट डिफरेंट आ जाए, कोरिज डिजीज। वो क्या है? कोरिज डिजीज। ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसके अंदर अर्ली इन द लाइफ सीरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंडरसन डिजीज। वो क्या है? एंडरसन। ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसमें मसल का इशू हो और उसमें रेड यूरिन आ जाए, मैकार्डल डिजीज। और ऐसा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जिसमें माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया हो लेकिन हेपेटिक ग्लाइकोजन फास्फोराइलेस का मसला हो, वो हर्ष डिजीज है। ठीक है, तो इन सब डिजीज के एक एक दो पॉइंट है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं और आप लोगों ने एग्जाम्स के दिन तक यही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो इससे एक चीज बन गया, आल ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज चाहे 1 से लेकर 6 तक कोई भी हो, एवरीवन इज ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर है? ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कल का लेक्चर जिसने सही पढ़ा था तो आज वाला लेक्चर आसान था कि नहीं, क्योंकि कल के लेक्चर पे आज का लेक्चर पूरा डिपेंडेंट था। अब नेक्स्ट देखें यूरिया साइकिल, व्हाट इज मेंट बाय यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, हाँ नहीं अभी टाइम है, मैंने अपने जहन में टाइम रखा है, आप बस टेंशन ना लें। यूरिया साइकिल, ठीक है, आज के बाद उसूलों पे चलेंगे। ठीक है ना? हाँ, यूरिया साइकिल का मतलब ये है, देखे इसका थीम सबसे पहले ये है कि इस साइकिल में हम अमोनिया गैस को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? और इसका मतलब ये है, साइकिल का मतलब ये है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहां तक वापस आ जाए, इसको साइकिल कहते हैं। इस तरह क्रेब साइकिल है, यूरिया साइकिल है, लेकिन यूरिया साइकिल का मतलब ये है कि ऐसा साइकिल जिसमें हम टॉक्सिक अमोनिया को लीस्ट टॉक्सिक किस में कन्वर्ट करें? यूरिया में। यहाँ पे लिखे मल्टी स्टेप प्रोसेस, मल्टी स्टेप प्रोसेस where toxic ammonia, which is called NH3, is converted into least toxic urea, that is known as a urea cycle. That's it. ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिंपली जो अमोनिया है ये क्या है? गैस है। अमोनिया इज अ लाइटेस्ट गैस बट दैट इज रियली डेंजरस फॉर द बॉडी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? यूरिया के अंदर। फिर जब अमोनिया से हम यूरिया बनाएंगे, यूरिया को हम बॉडी से बाहर निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ किडनी, जिसके जरिए किडनी के जरिए यूरिन में। ठीक है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट लिखे लोकेशन से, ये होती कहाँ पे है? यूरिया साइकिल मेनली अकर इन द लीवर। ये कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर। तो लीवर इज द साइट फॉर यूरिया साइकिल। जिन लोगों में CLD है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, या जिन लोगों में सीरोसिस है, उसमें अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अमोनिया का लेवल बॉडी में क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं हाइपर अमोनीमिया। तो एक्सेस अमोनिया कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर व्हिच डैमेज द ब्रेन। तो लीवर के मसले से ब्रेन पे असर पड़ सकता है कि नहीं, और उसका वजह किस चीज का लेवल बढ़ जाना? अमोनिया। इसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। वी विल डिस्कस इट। अब लीवर के अंदर ये होगा और लीवर सेल के अंदर हेपेटोसाइट्स में, ये हेपेटोसाइट्स में होता है। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट देखे स्टेप इसके कहाँ पे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। यूरिया साइकिल ये तो हमें पता चल गया कि लीवर के अंदर सेल में होता है, लेकिन सेल के अंदर फिर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है। यूरिया साइकिल के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके एंजाइम कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। प्लस कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसके एंजाइम कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म है। ये एग्जाम में आता है कि which of the following is the side for the steps of urea cycle? Option A ribosome, option B mitochondria, or option C cytoplasm, option D both cytoplasm and mitochondria। तो यूरिया साइकिल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके कुछ स्टेप लीवर के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और कुछ कहाँ पे होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, जब हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करें तो फिर इसकी एक्सक्रीशन कहाँ से होगी?